सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक पहली बात यह है कि आपको बहसियत वज़ीर आज़म एक तोहफा मिलता है। कानून कहता है आप उसको उसमें जमा करा दें। जब आप जमा करवा देते हैं तो फिर कानून कहता है कि भाई तुम्हें नहीं जाता, तुम्हारे साथ उसकी तस्वीर खींची हुई है, पूरी दुनिया ने देखा, तुम्हें मिला है, अब तुम उसको लेना चाहते हो तो आधी कीमत या 15% या 20%, नवाज शरीफ ने 15%, इमरान खान ने 20%, आप 20-50% कर दे, आप ले लो, अपने पास रखो। अब मैं वो रख लेता हूँ, ठीक है, अब वो मैं रख भी लेता हूँ उसको, और मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं बेच भी सकता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की ताज़ा खबर। और हम माह रमज़ान के बाद आज एक बार फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ। यकीनन आपने अपने प्रोग्राम को बहुत मिस किया होगा, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, और आप लोगों को ईद की ढेरों मुबारकबाद। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ईद का दिन है कि तीसरा दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। लेकिन जो मुल्क की सियासत में जो कुछ हुआ, जिस तरीके की एक अनस्टेबिलिटी रही मुल्क में, और जो तारीखी बौछ आए नाजरीन जो आपने देखे रोज़ाना टेलीविज़न पर, कभी कुछ आप देखा हुआ करते थे, वो लम्हात, वो मामलात कभी फरामोश नहीं किए जा सकते। अदम एतमाद की कामयाबी ने जहां मुल्क की सियासत की तारीख को पलट कर रख दिया, वहीं साबिक हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले बड़े बड़े वादे, बुलंदोबांग दावे जमीन बोस होते हुए भी देखे गए। पार्लियामेंट में नाजरीन जो भी कुछ हुआ वो इंतहाई अजीब व गरीब और बिल्कुल नया था। पार्लिमानी रिवायात, दस्तूर को पसे पुश डाल दिया गया, हत्ता कि आइन को भी अपने अपने मफादात की भीड़ चढ़ाने की कोशिश की गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी पुराने दौर में चले गए हों, जहां बादशाहत कायम होती है, एक बादशाह को तख्त से उतारने के लिए जंग के मैदान के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और उनकी ऐवान वजीर आजम से रुखसती के बाद से पाकिस्तान में कायम होने वाली हुकूमत को कई सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक मखलूत हुकूमत चलाने के साथ साथ मईशत के मुहाज पर बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सर फहरिस्त जो मामला है वो है महंगाई। मौजूदा हुकूमत एक ऐसी मखलूत हुकूमत है जिसमें 10 से ज़ायद सियासी जमातें हैं। ये अददी तादाद में एक कमज़ोर हुकूमत भी है जो महज 2 वोटों की बुनियाद पर खड़ी है, जबकि आवाम की बड़ी तादाद इमरान खान के बयानिए के साथ हमें खड़ी नजर आती है। शहबाज शरीफ की नई हुकूमत एक ऐसे मौके पर आई है नाजरीन सामने, जब मुल्क के सियासी मंजरनामे में एक बड़ा सियासी और मुआशी बहरान खड़ा हुआ है। अगर इंतखाबात 2023 जुलाई में ही मुतवक्के हैं, मगर सियासी सूरत हाल ये जाहिर करती है कि वक्त से पहले भी हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपने सियासी मुखालफिन की जानिब से मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता था। इस वक्त दुनिया भर में तेल और अजनास की कीमतें बुलंद सतह पर हैं। पाकिस्तान को तवानाई और खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दरामदाद पर बड़ी हद तक इन्हिसार करना पड़ता है, और इस वक्त पाकिस्तान में मईशत के माहिरीन नई हुकूमत के आने के बाद भी महंगाई में कमी के इम्कान को मुस्तरद कर रहे हैं, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही मौजूदा माली साल के दौरान महंगाई की शरह बुलंद रखने की पेशगोई कर रखी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है, और इसके लिए हुकूमत को IMF की 5 नई शराइत भी पूरी करनी होंगी जो करनी पड़ रही हैं, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म की दी हुई पेट्रोल सब्सिडी इसे ख़त्म करने का इंदिया दिया जा चुका है, बिजली की कीमतों में कमी बल्कि इजाफा जो है वो किया जा चुका है, सनती एमनेस्टी का खात्मा भी शामिल है। और शहबाज शरीफ की हुकूमत से लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि वो कोई जादुई छड़ी घुमाएंगे और महंगाई का खात्मा कर देंगे, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के मुकाबले में हुकूमत में जादू की छड़ी नहीं होती है, और हुक्मरानी के मामलात में ज़्यादा तलखियों का सामना करना पड़ता है। अब ये देखना होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ी मुश्किल इमरान खान की मज़ाहिमत से निमटना होगा, क्योंकि अब इमरान खान जो कि अमली मैदान में हैं, सियासी मैदान में कूद गए हैं, वो अब एक सियासी मुखालिफ हैं, अपोजिशन में हैं, और अब वो ईद के बाद ये कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, 20 लाख लोग जमा करेंगे। क्या होगा सियासी मंजरनामा? और ख़ुद ये वो हुकूमत जिसकी ज़ाहिर तादाद में भी कम है, उनको अपने टाइम फ्रेम का भी नहीं मालूम, तो वो कैसे इन मसाइल की जो एक अंबार है उसको ठीक कैसे करेंगे। तमाम तर सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने आप सबके हर दिल अजीज़, हम सबके बहुत ही पसंदीदा बेहतरीन तज़िया देते हैं मारूफ तज़ियाकार और या मकबूल जान साहब को हमने इन्वाइट किया है आज के प्रोग्राम में। उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड ईद मुबारक। कैसे हैं आप?
जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, आपको भी मुबारक। खैर मुबारक सर। सर सियासी मामला बड़े अनस्टेबिलिटी रही सर, पूरा रमज़ान से पहले का मामला, पूरा रमज़ान कभी असम्बली में कोई मामला हो रहा है सर, तहरीक अदम एतमाद आ रही है नहीं आ रही है, इमरान खान जा रहे हैं नहीं जा रहे, इस गोमगू कैफियत से निकल के अब बाहर आ चुकी है कौम। लेकिन अब इमरान खान कह रहे हैं जी ईद के बाद तैयार रहें। और जो हमने आवाम देखी, चाहे वो पेशावर का जलसा हो और साहब, लाहौर का हो, कराची का हो, सर हमने देखा आवाम बड़ी इकट्ठी हुई, बगैर कहे भी इकट्ठी हुई। तो ये जो कॉल दे रहे हैं, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ईद के बाद जो कॉल दे रहे हैं कि जी 20 लाख इकट्ठे होंगे लोग, सर ये हो पाएंगे? और धरना 2014 में इन्होंने दिया था, क्या उस धरने से ये मुख्तलिफ धरना होगा इमरान खान का? देखिए, मेरा तो उनको मशवरा ये होगा बुनियादी तौर पर एक ऐसे आदमी के तौर पे कि जो 20-25 साल एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है, कि धरने की बजाय शहर शहर हंगामे और स्ट्राइक्स और बाकी चीज़ें करवाएं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है कि इमरान खान साहब ने रात को कहा कि आप निकलो, जिस वक्त उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, और उस रात को तकरीबन 200-225 शहरों में छोटे छोटे जुलूस, बड़े बड़े जुलूस जो हैं वो निकल आए। यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ बैरून मुल्क पाकिस्तान रहते थे वो निकल आए। पाकिस्तान में टोटल जो आपके पास डिप्लॉयबल फोर्स है ना, रेंजर्स और मिलिशिया मिला के ये बनती है कुछ 4.5-5 लाख। इसमें से जो लोग डिप्लॉय हो सकते हैं, मतलब जो लोग लगाए जा सकते हैं जुलूसों के ऊपर, वो 1,50,000 से ज़्यादा नहीं है। यानी आप जेल से बंदे विड्रॉ नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट से नहीं कर सकते, सिक्योरिटी गार्ड से नहीं कर सकते, की पॉइंट से नहीं कर सकते, 1,50,000 से ऊपर। ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक। ये लोग अगर 200 जगहों पे का जुलूस निकले हों तो हर जुलूस के खाते में 5-6 पुलिस वाले आते हैं, और ये 5-6 पुलिस वाले बटेरे के तौर पे होते हैं, जिसको हजूम जब चाहे जैसे चाहे वो ख़त्म कर सकता है। तो आइडियल स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि बजाय इसके 20 लाख वहाँ बुलाएं और वो बेचारे उठ के आएँ, अपना ताम तोपड़ा लेके आएँ, सामान ये वो, रहने का बंदोबस्त, एक अजीबोगरीब कैफियत पैदा हो। अगर वो रेगुलर जो है 1 महीने के लिए भी जुलूस निकल आए तो पूरी हुकूमत जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाती है, कोई और काम नहीं उनके ज़िम्मे रह सकता। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि हुकूमत जो है वो उनको घेर सकती है इस्लामाबाद के अंदर। सारे के सारे 20 लाख भी हों तो आप इर्द गिर्द 5,000-10,000 लोग जो है वो खड़े कर दें अच्छी पोजीशन में, तो गिर जाते हैं आप उसके साथ सारी इक्विपमेंट वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे पाकिस्तान में धरनों का प्रोग्राम बनाएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के जुलूसों का प्रोग्राम बनाएं, तो ये मुकम्मल तौर पर आप सोचें कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है 15 दिन के अंदर कोलैप्स हो जाएगी। मैंने 77 की मूवमेंट को देखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि 7 से 8 बड़े शहर हैं जिनके आप बेवक्त जिसमें आप हंगामे जुलूस शुरू करवाएं। आप पेशावर में करें, आप उसके बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी में करें, दोनों जगहों में लहजा बेशक करें। उसके बाद आप लाहौर में करें, मुल्तान में करें, फैसलाबाद में करें, हैदराबाद में करें, कोयटा में करें और कराची में करें। ये काफ़ी हैं आपके लिए। आप जो FAR रिजर्व होती हैं वो पुलिस के पास कुछ नहीं होती, कुछ नहीं आगे बढ़ सकते। फौज जो है उसको आखिर में लाने का मतलब होता है कि उन्होंने गोली चलानी होती है, तो गोली तो नहीं चलाने हाल होता है। तो एक तो बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जितना फ़ायदा अदम एतमाद ने पहुँचाया है किसी और चीज़ ने पहुँचाया, और जितना नुकसान शहबाज शरीफ को अदम एतमाद ने पहुँचाया है किसी और ने नहीं पहुँचाया। लोगों के दरमियान एक शहबाज शरीफ के बारे में एक इमेज था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये एक बहुत बड़े, जिसे कहते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के आदमी, ये बहुत कुछ कर लेंगे। असल मतलब यह है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फ़र्क होता है। फेडरल गवर्नमेंट में आपको सोचना पड़ता है पैसे कहाँ से आएंगे, कर्जा कहाँ से आएगा, क्या करना है, बैंकिंग सूरत हाल क्या सूरत हाल है, इंटरनेशनल सिचुएशन कैसी है, लोन की किस्त कैसे अदा करनी है, फौज क्या कैसे चलाई जाएगी, PIA कैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक बड़ी छोटी सी कुएं के मेंढक की चीज़ होती है। उधर से फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे दिए डिविजिबल पूल से, आपने बस खर्च करने हैं। अब आप उसमें लाहौर में खर्च करके चमक चमैया कर दें, या आप किसी पिंडी में कर दें, या आप बाकी जगहों पर लोगों पर छोटी छोटी सड़कें बना दें, आप एडमिनिस्ट्रेटर मशहूर हो जाते हैं। ये वैसे ही है कि बाप से पैसे ले लिए, उसके बाद आपने खर्च कर दिया, लेकिन बाप ने तो रात दिन बैठ के कमाना है, उसको पता होना चाहिए कस्टम ड्यूटी कैसे लगेगी, बाकी चीज़ें। अब आते ही उनको सर मुड़ाती औले बड़े अजीबोगरीब पड़े। एक तो ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब किस्म की क्राइसिस के अंदर है। IMF के प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ा है। पहले बातें करते थे हम नहीं जाएंगे। IMF का प्रोग्राम जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रोग्राम होता है उसके तहत आपको पाबंदी लगेगी। अब जाने से पहले उन्होंने कल ये किया है 2 दिन पहले कि 200 अरब रुपीस का लोन ले लिया स्टेट बैंक से। ये कभी नहीं लिया होता, ये नून लीग की खास आदत है, कर्जा लेके अल्ले तल्ले करके लोगों को बताओ कि ये वो, लेकिन होगा ये वो ला कहाँ से आएगी?
स्टेट बैंक के साथ तो पैसे नहीं है, ज़ाहिर बात है स्टेट बैंक जो है वो नोट छापेगी। जब नोट छापेगी तो इन्फ्लेशन होगी। वो आप खुद देखें ना, एक दुकान के अंदर 5 लाख का सौदा है, बाजार में 5 लाख के नोट हैं तो 5 लाख के साथ से बेचेगा। लेकिन अगर बाजार में 15 लाख के अपना नोट आगे आपने छाप दिए तो वो 1 रुपए की जो चीज़ है वो 3 रुपए में हो जाएगी। तो ये एक और महंगाई का तूफान और बाकी सारी चीज़ें जो आगे बढ़ने वाली हैं। दूसरा यह है कि इंटरनेशनल क्राइसिस बड़ा शदीद होता चला जा रहा है। यूक्रेन के अंदर अमेरिका जो आ चुका हुआ है और अमेरिका ने वहाँ 5000 स्टिंगर मिसाइल भेज दिए हुए हैं। रूस ने वहाँ अपने मामला शुरू कर दिए हुए हैं। शाम में क्राइसिस बिल्टअप हो चुका हुआ है, उसका नीचे यहाँ पर इफेक्ट भी आएगा। और अफगानिस्तान की सिचुएशन भी बड़ी बड़ी दिन दिन बदल रही है। तो इस वक्त बेसिकली उन्होंने कांटों की सेज के ऊपर आके अपनी तशरीफ रख दी है। अब पता नहीं क्या होता है, ये बहुत ही उन्होंने गलत फैसला किया, सियासी तौर पर भी और वैसे भी। अच्छा, आपने खुद का गलत फैसला किया है सर, मुंडाते ही ओले भी पड़ गए। अब आगे जो असल मामला है सर वो है इलेक्शंस का। भले इलेक्शन 6 माह बाद हो या 1.5 साल बाद हो, किसने आना है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि रिलीफ देना आवाम को ये बड़ा मुश्किल है, और रिलीफ नहीं दे सकेंगे तो आवाम वोट भी नहीं देगी। और अभी जो बयानिया बिक रहा है इमरान खान का, ये बयानिया बिका और शहबाज शरीफ ने रिलीफ भी नहीं दिया, तो फिर तो वोट अल्टीमेटली इमरान खान को मिलेगा। फिर कैसे वोट हासिल करेंगे ये? देखिए, 2-3 चीज़ें और देखें। पहली बात तो यह है कि आपके आइन के मुताबिक आरिफ अलवी साहब को अगले 5 साल तक तो कोई नहीं, जब तक टेन्योर पूरा नहीं होता कोई नहीं उतार सकता जब तक कि उनका इलेक्शंस नहीं आते, क्योंकि उसके लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो 2/3 मेजॉरिटी के लिए आपको पीटीआई के वोट भेजे हैं, तो पीटीआई वाले सारे इस्तीफा दे के भाग गए हुए हैं। अब अगर 2 बंदे भी शहबाज शरीफ की पार्टी को छोड़ते हैं तो उधर से प्रेसिडेंट लिखेगा आप एतमाद का वोट लो, तो आपको जाना पड़ेगा। और ये एतमाद का वोट हर दूसरे दिन कह सकता है लो। अब कभी एमक्यूएम निकल रही है तो कभी फलान निकल रहा है तो कभी ये निकल रहा है। इमरान खान जो है 150 बंदे लेके वोट लेके वो इनको नहीं संभाल सका था, तो आपको तो 80 हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी ब्लैकमेलिंग के लेवल भी बढ़ेगा। अब ब्लैकमेलिंग आपने कहाँ से करनी है? आपने को अमेरिका से पैसे ला के नहीं देने, आपने यहीं से देने हैं। यहीं से आपने एमक्यूएम को देने हैं, यहीं से आपने एनपी को देने हैं, यहीं से मौलाना फजल रहमान को देने हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो होती है कि हर मिनिस्ट्री की कारकर्दगी जो है वो आपके खाते में जाएगी। कोई ये तो नहीं कहेगा कि मौलाना फजल रहमान के बेटे ने जो हाउसिंग की स्कीम में ये कर दिया या एमक्यूएम ने ये कर दिया, वो सारे आपके खाते में जाएंगे। आप जान नहीं चुरा सकते कि ये क्या हो सकता है। तो दूसरी बात यह है कि फिर वो जो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट के सारा कुछ आ गया। तो असल मसला यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने डिसीजन तो ले लिया, उनको अच्छा लग रहा था, वज़ीर कुर्सी बड़े अरसे से उनकी ख्वाहिश थी। तो हम भी जानते हैं ख्वाहिश उनकी थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है बड़े भाई के होते हुए ये चीज़ तो हो नहीं सकती थी, तो उनको अब मिल गई है। लेकिन इस मिलने के साथ ये हुआ है कि ना सिंध उनके पास है, ना KPK उनके पास है, और पंजाब भी मुझे अभी फिलहाल तो कुछ ज़्यादा देर नज़र नहीं आता उनके पास आ जाए, वहाँ जिसका किस्म का क्राइसिस बिल्टअप हो चुका है। और बलूचिस्तान तो किसी के पास हो या ना हो बराबर है, वहाँ जो पार्टियाँ रूल करती हैं वो अपने ट्राइबलिज्म में होती हैं। तो क्या आप सिर्फ 4 अस्पतालों और 6 कॉलेजों और इस्लामाबाद और 5 बंदरगाहों और 3 एयरपोर्टों के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? आप मुझे बताइए आपने क्या हासिल किया इस सारे मामले के? सही बात है। और ना सिर्फ ये कि हासिल क्या किया, और फिर आगे जो मामलात लेकर चलने, आपने खुद कहा कि इंटरनेशनली जो क्राइसिस है, फिर जो बयानिया इमरान खान का है, उस बयानी के तहत जो आपकी खारजा पॉलिसी लेकर चलनी है बिलावल भुट्टो को, वो कैसे लेकर चलेंगे वो, और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये कब तक रहेगी इनको खुद नहीं पता। फिर ये कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट अचीव करना है। तो वो इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या होंगी उस हवाले से कोई क्लियरिटी नहीं हो रही है साहब। फिर वो इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी कैसे, होंगी या नहीं होंगी, ज़ाहिर है उसके लिए भी इनको टाइम भी चाहिए और इनको लोग भी चाहिए। तो ये सब कुछ होगा कैसे? और फिर सबसे पहले खारजा पॉलिसी, उसको किस तरह से सस्टेन करेंगे आगे जाके? देखिए, खारजा पॉलिसी में एक ज़माना था जब आप अमेरिका के ख़ास लाडले बच्चे थे, आप उसके लिए काम करते थे। 1950 से लेके आपने बड़ा बीर में अड्डा भी बनाया, फिर उसके बाद आपने उनकी जंग एक लड़ी, फिर दूसरी लड़ी, आप थे। यहाँ पर किसी और मुल्क का इंटरेस्ट नहीं था। अब पाकिस्तान के अंदर जितनी मफादात अमेरिका के हैं उतने ही चीन के हो गए हैं, और चीन बराबर के मफादात हो गए हैं।
और कंटेनमेंट ऑफ चाइना में अमेरिका चाहता है कि चीन का मफाद यहाँ कमज़ोर हो। अमेरिका ने क्वाड बना के हुआ किया ये कि इंडिया को आजमाने की कोशिश की। इंडिया लद्दाख में चीन के साथ लड़ा, जब वो लड़ पड़ा तो पता चला कि इंडिया तो इस काबिल ही नहीं है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा इंडिया ने अपना जो है चीन के हवाले कर दिया, और चीनी जो है उन्होंने जब ताशकंद के अंदर उसको मॉस्को के अंदर वो मुआहदा हुआ तो उसका जिक्र तक नहीं करने दिया। उन्होंने कहा जी हम तो मैकमोहन लाइन को मानते ही नहीं है। अब ये इसका मतलब यह है कि प्रेशर आ गया पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान का मसला जो है कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम वाला मसला हो गया। चीन की तरफ जाएं तो अमेरिका जो है वो अपना आंखें निकालता है, अमेरिका की तरफ जाएं तो चीन आंखें निकालता है। अब वो ऐसी बीवी तो रह नहीं रही। पहले तो आपको उसने कहा हुआ था कि आप रोमांस करते रहो, चीन से भी करते रहो, इधर भी करते रहो। अब उन्होंने कहा खबरदार, अब घर में खिड़की से बाहर नहीं देखना महबूबा ने। तो इसलिए महबूबा जो है ये फंस गई है बड़ी बुरी तरह। अब इसने अगर फिर चीन अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका की लॉबी बड़ी अजीब गरीब किस्म की है। मसला बड़ा ये हो गया उनके लिए। अब सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से कितना पैसा ले लेंगे। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका का जो एम है ना, मैं आज से 1 साल पहले कहा था कि यूक्रेन में और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। दोनों को उन्होंने ये नहीं करना कि दोनों को पक्की को, क्योंकि जब तक पाकिस्तान डिस्टर्ब रहेगा चीन का CPEC नहीं चलेगा। अगर पाकिस्तान में एक अच्छी हुकूमत आ गई, स्टेबल हुकूमत आ गई, पाकिस्तान के अंदर लोगों की खुशहाली आ गई, तो ज़ाहिर बात तो CPEC भी चलेगा, बाकी चीज़ें भी चलेगी। इसी तरह यूक्रेन में उन्होंने किया। उन्होंने ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है 2014 में लेके आए, वहाँ एक डिस्टर्बेंस पैदा की। अब रूस वहाँ आया, अब रूस के साथ लड़ रहा है, ना वो बंदर का इस्तेमाल कर सकता है, ना वो बास्फोरस इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान में लड़ाई होगी, ना ग्वादर इस्तेमाल होगा, ना वहाँ पर आगे जाके बहर अरब और बहरुल कायल में जाएंगे, ना वो इंडियन सी में जाएंगे। ये है उनका एम। अब इस एम को वो कैसे हासिल करते हैं? रोना ये है कि जो उनके यहाँ फ्रंटमैन होंगे अमेरिका के, गालियाँ उनको पड़ेंगी, और वो गालियाँ लेने के लिए उन्होंने ले लिया। एक तो इमरान खान साहब निकालेंगे, वो उनके जुलूसों से निकल रही है कि मुझे अमेरिका ने निकाला है और मैं तो जनाब इससे जी हूँ, और कोई सुनेगा नहीं आपकी, और आप अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो अमेरिका आपको गालियाँ निकालेगा। और फिर ये भी तो एक सवाल उठ रहा है ना सर कि आगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे अमेरिका के साथ? क्या ये बयानियां वो लेकर चल रहे हैं कि अमेरिका से माफ़ी मंगवाएंगे और अपने सपोर्टर्स को किस तरीके से कायल करेंगे कि जी ये थे जिन्होंने हमें निकाला था, जिन्होंने रिजीम चेंज की थी, तो देखिए आज हमने इनसे माफ़ी मंगवाई है। ये क्या करेंगे फिर हुकूमत में आने के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अगर आपको एक पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, और बहुत ज़रूरी हो चुका है पैराडाइम शिफ्ट का। उसकी वजह यह है कि कोई भी आपको ना इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पर रहने नहीं देगा किसी तौर पर। अमेरिका जो है उसकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं है, वो तो IMF के पैसे हैं, और वो आ जाके आप उनका लोन लेके बैंकों का लोन पे करते हैं। लेकिन आप देखें ना, उन्होंने चाइना में, म्यांमार में जो है आंग सान सूची की हुकूमत नहीं बनने दी। वो 90% वोट दे के आई, उन्होंने कू करवाया, और आप आज तो उसको सजा भी 2 दिन पहले दे दी उन्होंने। उसको 5 साल सजा भी हो गई है। हीरो थी अमेरिका की, नोबेल लॉरिएट थी। तो चाइना जो है उसका भी एक अपना मफाद है। कितने दिन तक आप वो चाहेंगे कि चाइना जो है उसका मफाद जो है कमज़ोर लगे? वो इस वक्त बहुत बड़ी कुव्वत है। आप देखिए जो स्टडी है उनकी, अमेरिकन स्टडी सेंटर सिडनी की है, वो ये कहते हैं कि चीन जो है वो जब चाहे जितना पैसा खर्च कर सकता है जंग के ऊपर। 2000 के करीब इस वक्त लड़ाका तैयारे जो हैं इस इलाके में हैं अमेरिका के। 3,70,000 के करीब मरीन जो हैं वो इस इलाके के अंदर अमेरिकन आ चुके हुए हैं। 4 बड़ी बेड़े उसमें यहाँ पर आ रहे हैं। जंग के हम दहाने पे खड़े। वो कहते हैं कैसे भी हो हमने चीन को आगे नहीं जाने देना। कंटेनमेंट ऑफ चाइना में उसका जो मलाका का इलाका है उसमें 1 किलोमीटर का जगह है, वहाँ से हम नहीं गुजरने देंगे और यहाँ से हम बंद कर देंगे। अब मुझे से बताइए कि इस सारी जमा चौकड़ी के अंदर जब 2 हाथी लड़ रहे होंगे तो पाकिस्तान जैसे मेंढक होगा क्या? कितनी देर फुदक के इधर से उधर होता रहेगा? एक दिन किसी ना किसी हाथी के पाँव के नीचे आ जाएगा। तो फिर हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। फिर आप स्टैंड कैसे करेंगे? आप एक जगह देखें ना, मैं कई दफा कहा है कि एक जगह हो जाओ, किसी एक की हो हीरे या रांझे या खेड़े, या खेड़े रांझे से तलकात बंद करो, या रांझे से शादी करो, खेड़े से तलकात बंद करो। तो अब मसला है ना कि अब काफी पुरानी हो गई है शादी अमेरिका के साथ आपकी, तलकात भी खासे खराब हो चुके हैं, एतमाद की भी सूरत बाकी नहीं। आपके तलकात भी चीन के साथ काफी हैं। आपने काफी सारे अपना जैसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कर दिए हुए हैं, तो अब छोड़ दो अमेरिका को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाले के साथ, अब दोबारा चले जाओ ताकि कुछ सुकून तो आए। सर बड़े मजे की गुफ्तगू हो रही है औरिया साहब, लेकिन मैं यहाँ आपको रोकूंगी। सर क्विकली ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आपसे यहीं से गुफ्तगू दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। और ईद का आज तीसरा रोज़ है। मुल्क की सियासी सूरत हाल जो ईद के बाद क्या बनने जा रही है उसी पर हम औरिया मकबूल जान साहब से बात कर रहे हैं। वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तो उनसे मजीद बात करते हैं। औरिया साहब ज़रा फॉरेन फंडिंग केस पर सर बात कर लेते हैं। ईद के बाद ये वाला मामला भी आगे लग रहा है और फिर कह दिया है जी हाईकोर्ट ने भी कि सारे मामलात को, सबके फॉरेन फंडिंग के मामलात को एक साथ देखा जाए, सिर्फ तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस को ना देखा जाए। तो अब ये खुद तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा ज़ाहिर मामला है कि अगर खुदा ना खास्ता उनके खिलाफ आ जाता है फैसला तो फिर वो क्या करेंगे, उनकी जमात क्या करेगी। और ये फॉरेन फंडिंग केस का मामला आपको लग रहा है कि अब ये हो ही जाएगा आर या पार, ये मजीद लटकेगा नहीं, इलेक्शन कमीशन मजीद इसको लटकाएगा नहीं अब इस मामले को? देखिए, मैं आपको ना इस फॉरेन फंडिंग केस के असल जो पावर्स है ना वो आपको सुना देता हूँ। ये 204 जो है ना इसकी शिक है 204 जो है इलेक्शन एक्ट, उसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 2 इख्तियार हैं। एक इख्तियार यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन समझती है कि कोई ऐसी फंडिंग है जिसमें कोई गवर्नमेंट फॉरेन इन्वॉल्व है जिस तरह की, तो वो उस फंड को जब्त कर सकती है, पहला एक इख्तियार। दूसरा, उसके पास 204 सेक्शन 2204 में इख्तियार दिया है कि वो उससे निशान वापस ले सकती है, बल्ले का निशान वापस ले सकती है। अब वो इमरान खान साहब अगर बल्ले की जगह विकेट का निशान लेंगे तो लोग इमरान खान को वोट नहीं देंगे। इसके अलावा कोई इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। उसके बाद यह है कि पार्टी बैन करनी है, क्या करनी है, अब वो जाएगा फॉरेन, उसके पास फेडरल गवर्नमेंट का। अब फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में लिखेगी, ये करेगी, वो करेगी, वो है लंबा काम। ये अपने असल में ना काफ़ी अरसे से बयान, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ये चोर हैं चोर हैं चोर हैं चोर हैं, तो साबित नहीं कर सके। अब होगा ये अदालतों का मसला था, ऐसे ही इन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग, अब वो साबित नहीं कर, इख्तियार ही को नहीं। यानी इलेक्शन कमीशन जो है पार्टी बैन कर ही नहीं सकती। पार्टी करेगी, फेडरल गवर्नमेंट को सिफारिश करेगी, फेडरल गवर्नमेंट आगे भेजेगी, वो भी अगर कोई ग्लेयरिंग एग्जांपल हो कि टेररिज्म के लिए फंड इस्तेमाल हुआ, ये हुआ वो हुआ। अब उसमें 4 लोगों ने अगर लिया तो एक इख्तियार को जो है कि भाई ये जो इसने दिए थे ना 5 लाख पाउंड के, ये तुम जब्त कर लो, इतनी सी बात है। तो वो इमरान खान जब्त करे। असल मसला है हमने उसको आउट ऑफ द मोल, तो होता है ना मुहावरा, जो है एक बहुत बड़ा धुआं बना दिया हुआ है फॉरेन फंडिंग के। इसीलिए इमरान खान जो है वो बहुत मुतमिन चलाए चला जा रहा था, और कोई नहीं, चलो इसी में हम खाते में चलते रहे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए कभी। अब जब सारी आ जाएंगी पार्टियां तो आप तो सोच नहीं सकते कि होगा क्या। खास तौर पे मसला बनेगा जमीयत उलमाए इस्लाम का। उन्होंने मदरसों के तौर पे फंड लिए हुए हैं, कभी इधर से कभी उधर से, सारी पार्टियों ने ऐसे लिए हुए हैं। इमरान खान की तो फिर रेगुलर किस्म की फंडिंग मौजूद है, रसीदें मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, बाकी चीज़ें मौजूद हैं। अब नून लीग और पीपल पार्टी की कहाँ फंडिंग होती है, कहाँ से जाकर लेके आते हैं, क्या वो वहाँ करते हैं? नहीं है, उनको साबित करना पड़ेगा तो और मसला हो जाएगा। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स की सूरत हाल है, इसमें नहीं निकलेगा कुछ भी। और एक और बात बताऊँ, जी सर, ये जो फंडिंग है ना, पार्टी फंडिंग, ये पूरी दुनिया में ऐसी होती है। 6 अरब डॉलर जो है ये ओबामा को मिलते हैं तो इलेक्शन लड़ता है। अब कोई कहे फलां कॉक्सिस को पकड़ो, वो तो पकड़ के बंद कर देंगे, वो कोई नहीं इसमें आने देगा। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में से अगर किसी को बोलो ना आज कि तुम अपने फंड्स का हिसाब दो, तो नहीं दे सकती। एक जलसे का हिसाब नहीं दिया जा सकता। ये पैसा हमें पता है कहां से आता है, हम गवर्नमेंट में हाँ नहीं दिया जा सकता। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में कोई एक पार्टी है कोई 1 करोड़ रुपया डीजे को देगी और 5 करोड़ रुपया जलसे में देगी और हर रोज जलसा भी होता रहेगा? ऐसा कौन सा साइकिल आया हुआ है? किसके पास कानून के खजाने हैं? ये पैसा जहां से आता है, एक दफा खुल गया तो पाकिस्तान जो खोलने बैठेगा ना उसकी गर्दन पे आके बैठ जाएंगे अगले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक और मजीद क्योस हो जाएगा, यानी कि मामला मजीद कॉम्प्लेक्स होगा, हल नहीं होगा। सर एक और मामला है जिसको बड़ा इखलाकियात के तौर पर भी लिया जा रहा है, ये तोशा खाना वाला मामला। ये घड़ी ले ली जी, तलवार ले ली, ये लेके फिर बेच दी आगे, ये कौन सी इखलाकियात हैं? कोई आपको तोहफा दे, उसको आप बेच दें, फिर अपने घर के सामने की सड़क बनवा दें, फिर आप ज़ाहिर हाईकोर्ट कह रही कि जी सही है, फिर 20 साल के वज़ीर आज़म का ले आए रिकॉर्ड तोशा खाना के, कहाँ गए उनके तोहफे, उनके तहाइफ कहाँ बांटे और कहाँ रखे और किसको दिए? सर ये मामला इखलाकियात से बढ़ के आपको लगता नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़ातियात पर भी आ गया है और ये मामला उलझा भी दिया गया है आपस में सिर्फ एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए? देखिए कुछ भी, देखिए मैं जिस कमरे में बैठा हूँ ना, हाँ जी, मैं ईरान में पहुँच रहा हूँ, इसके साइड पे एक तरफ ना घड़ी लगी हुई है, ये मैं ईरान से आते हुए वज़ारत ख़ारिजा ने मुझे तोहफे में दी थी। ठीक है, वो तोशा खाना छोटे से पैसे का, इसने जो कालीन बिछा हुआ है ये अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े वज़ीर आज़म थे, उन्होंने मुझे तोहफे में दिया था और वो आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इस कालीन को बदलना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं इसको एक म्यूजियम बना के रखूँगा?
मैं कहूँगा यार मेरे भाई यार तुम ले जाओ, तुम इसको इस्तेमाल करते हो, जाहिर है ऐसे या मैं उसको बेच दूंगा जो। एक पहली बात यह है कि आपको बहसियत वज़ीर आज़म एक तोहफा मिलता है, कानून कहता है आप उसको उसमें जमा करा दें। जब आप जमा करवा देते हैं तो फिर कानून कहता है कि भाई तुम्हें नहीं जाता, तुम्हारे साथ उसकी तस्वीर खींची हुई है, पूरी दुनिया ने देखा तुम्हें मिला है, अब तुम उसको लेना चाहते हो तो आधी कीमत या 15% या 20%, नवाज शरीफ 15%, इमरान खान ने 20%, आप 20% 50% कर दी, आप ले लो अपने पास रखो। अब मैं वो रख लेता हूँ, ठीक है, अब वो मैं रख भी लेता हूँ उसको, और मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं बेच भी सकता हूँ। आप मुझे ये बताइए, आप अपनी औरतें जो हैं अपनी दादी के कंगन नहीं बेचते निशानी के तौर पर जब जरूरत पड़ती है? ठीक, कोई कहेगा जो दादी के कंगन बेचती है तुमने फलां भाई उसके थे, मतलब यह है कि या तो कानून में उसके नहीं थे तब तो ठीक है, या तो यह है ना कि सरकारी है तो फिर तो एक बहुत बड़ा कंगन बनाओ को क्यों नहीं चढ़ाए, कायदे आज़म से लेके अब तक सबके तोहफे जो है वो रखो, खबरदार को बेच। हाँ। नहीं असल मसला यह है कि आपका मसला यह है कि आप सारे, अच्छा ये नहीं ब्यूरोक्रेट्स भी लेते हैं, हाँ सबको होता है। एक अब सहूलत दी हुई है कि यार फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ये बताइए कि मुझे मैं किसी जगह सफीर मुकर्रर हुआ हूँ, मुझे एक तोहफा मिलता है, ठीक है, एक जो है कि मैं उसको जमा कर, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे तस्वीर भी लगा हुआ है, मैं उसको तोहफा ले लूँ वहां से, मैं वो कीमत अदा करता हूँ और तोहफा ले लेता हूँ। उस तोहफा लेने के बाद मेरा बेटा कहता है अप्पू ये मुझे दे दे, ठीक, वो बेटा, अच्छा उसके घर से चोरी हो जाता है, फिर क्या होगा? ये इतना अजीबोगरीब केस है ये, जिसके जो मीडिया ने उठाया हुआ है, मुझे खुद बड़ी हैरत होती है। कल खुदा ना खास्ता ये घड़ी जो है जो लगी हुई है, जो कि आयतुल्लाह खामनाई के उस फंक्शन में गया था, उन्होंने दी थी, आप मुझे ये घड़ी जो है वो अचानक ख़राब हो जाती है या अचानक जल्जले में चले जाते, तो मैं कहूँगा, वो कहेंगे जी कोई इतना बड़ा विरसे की हिफाजत नहीं की तुम। तो असल मसला ये है कि ऐसी बहस है कि कुछ और मिला नहीं तो ये तो निकालो ना, कोई ना जिंदगी। और फिर और ये सब ये भी तो कहा जा रहा है ना कि जी वो वज़ीर आज़म होने की हैसियत से आपको दी थी, कोई ज़ाती तौर पर तो नहीं दी थी, फिर वाकई वापस शहजादे के पास पहुंच गई वो घड़ी, तो ये कितनी बेइज्जती की बात है कि आपने उसको आगे बेच दी, वो होते होते फिर उनके पास पहुंच गई, तो वो क्या सोचेंगे और आपने ये क्या किया? ये तो आपको तोहफा दिया था, वज़ीर आज़म के होने की हैसियत तोहफा दिया था, ये भी तो बात की जा रही है ना। नहीं तो फिर कानून खत्म कर दो ना कि अपने तौर पे नहीं रख सकते। हाँ। आपने वजीर आजम जो होता है वो गधा भैंस तो नहीं होता ना, वो वजीर आजम होता है, उसको दिया, इमरान खान को दिया ना, इमरान खान था उसके अंदर ना, उस वजीर आजम की क्लो में था ना। हाँ जी, तो इमरान खान को मिला और इमरान खान को आपने कानून बनाया कि भाई अगर आप ये तोहफा अपने पास रखना चाहते हो तो इतने पैसे जमा कराओ और रख लो, ये कहा गया आपने। अच्छा वो वापस दे दे, को क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे ये बताया वापस वो बेच दे, क्या फर्क पड़ता है उसके? जब आपने कह दिया कि तुम खरीद लोगे तुम्हारी जाती पर, मुझे ये बताइए कि मैं एक जगह जाता हूं तो मैं वो नहीं खरीदना चाहता, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं कहां से खरीदूंगा उसको भाई? ठीक, और वो उसमें पड़ा पड़ा सड़ जाता है। अब आपको मैं मिसाल देता हूं, अदनान मंदरीस और जलाल बायार दो लोग, एक था सदर तुर्की का और एक था वजीर आजम। अब अदनान मंदरीस के खिलाफ उन्होंने कहा कि जब अफगानिस्तान में गए थे और इन्होंने इनको उन्होंने मेंढे दिए थे, ठीक है, तो इन्होंने घर ले आए, इन्होंने मेंढे वहां तोशा खाना में जमा कराने के बाद ज़बह करके खा लिए, उसके ऊपर अदनान मंदरीस को पता फांसी दी गई थी। लेकिन हुआ क्या कि जब वो अतातुर्क की हुकूमत खत्म हुई तो लोगों ने उसकी कब्र को उखाड़ा जेल में से और उसको बाजार के अंदर मेन चौक में उसका मकबरा बनाया। हीरो तो नहीं मरते होते। अब अगर किसी भी शख्स के बारे में आप इस तरह के इल्जाम लगाएंगे कि वो जनाब उसने घड़ी, आप मुझे बताइए कि दुनिया में तोहफा आगे देने के रिवाज है कि नहीं? मुझे तोहफा मिलता है, मैं आगे देता हूँ कि नहीं देता? हर बंदा देता है। 10,000 परफ्यूम इकट्ठी हुई होती है, कहते हैं उसकी सालगिरह उसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, देते हैं कि नहीं देते? क्यों कहते हो कि यार बंदा जो है इसने धोखा दिया, मैं इतनी दूर से दुबई से अमेरिका से लेके आई थी इसको तोहफा, इसने आगे अपनी सहेली को दे दिया। हालत तो ये है कि यहाँ तो भारत जो है माशरे में कि एक महबूब से तोहफा लेते हैं, दूसरे महबूब को खत में लगा के दे देते हैं, वही तोहफा, वही परफ्यूम पकड़ाई होती है। तो सही है, बिल्कुल सही। पता नहीं बहस क्यों कर रहे हैं टीवी पे बैठ के इस किस्म की। चले सर, जबरदस्त, बेहतरीन, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और ये मकबूल चांद साहब, और ईद पर जो आपने सियासी तज्जिए को जो आपने तड़का लगाया है ना,
और वो बड़ा ज़बरदस्त था सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के हिस्से में हम ज़रा बात करेंगे मुल्क की मईशत की, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से हुकूमत तब्दील हुई, जिस तरह से एक अनस्टेबिलिटी हमने मुल्क में देखी रमज़ान से पहले और पूरा रमज़ान इस सूरत हाल में, जिस तरह डॉलर को हमने तगड़ा होता हुए देखा, फिर IMF से ज़ाहिर जो हमें किस्त मिलनी थी वो मिल रही है, लेकिन किन कड़ी शराइत पर मिल रही है। वो कड़ी शराइत जिसमें डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी हटाना, फिर ज़ाहिर टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो थी, ये सारा मामला था सनतों के लिए, वो ख़त्म करना, और फिर बिजली के निर्ख बढ़ाना। तो ये कितना कड़ा होगा इम्तिहान आवाम के लिए, मईशत को ठीक करने की ये बातें सारी नई हुकूमत की, खासकर मुस्लिम लीग नून के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। इन तमाम तो चीज़ों में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें माहिर माशियात और साबिक टैक्स उमूर के माहिर हमारे साथ हैं शब्बर जैदी साहब। बहुत शुक्रिया शब्बर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। शब्बर साहब जाहिर है अब ये जो हुकूमत आई है कब तक है इनको नहीं पता, किस तरह उन्होंने फैसले करने हैं अक्सरियत में भी नहीं है, लेकिन IMF से मामला तय पा रहे हैं और ये इसको बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं कि जी हम 1 बिलियन लेने गए थे, हमें 2 बिलियन मिल गए हैं। लेकिन जो कड़ी शराइत है IMF की, जिसको पूरा करना है, पेट्रोल और डीजल पर जो सब्सिडी दी थी पिछली हुकूमत ने वो ख़त्म करनी है सर, सनतों पर जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी जिसका खात्मा करना है, बिजली के निर्ख बढ़ाने हैं, तो सर कहाँ जाएंगे मामला, तो मईशत किधर जाएगी? देखिए बात यह है कि जो पहला हमारा जो मसला है या जो हमारी मजबूरी है वो ये है कि हम IMF प्रोग्राम से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी और माशी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में रहना है, और ये पाकिस्तान की मजबूरी है, चाहे वो पाकिस्तान के लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, या पाकिस्तान की की पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी में ये बात हो या नहीं हो, ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो IMF में रहेगी। जब वो IMF में रहेगी तो IMF के अंदर जो उनकी बुनियादी शराइत हैं, जो वो बात करते हैं, तो वो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी इनको। तो ये इसको अगर आप प्योरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस जो शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क अवाम पे पड़ेगा, क्योंकि दो तीन चीज़ें डायरेक्टली रिलेट करेंगी। एक, पेट्रोल की प्राइस को उन्होंने एडजस्ट करना है टू द इंटरनेशनल प्राइसेस और उसकी सब्सिडी को ख़त्म करना है। और अब जो उसमें सब मसला आएगा वो ये है, क्योंकि PTI ये कह रही है कि उन्होंने पैसे रखे हुए थे और वो इसको डेफर करके ले गए थे जून तक के लिए। तो जो मुझे समझ आई है, अभी तक बात उनकी जो नई गवर्नमेंट कर रही है वो शायद जून से पहले इसको इंक्रीज करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक टर्माइल आएगा, मगर इसको मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है और गवर्नमेंट को एज सून एज पॉसिबल इस प्राइस को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये पेट्रोल का सिलसिला है, यही सिलसिला आपका बिजली के ऊपर है, वो भी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तीसरा जो आपने कहा कि एमनेस्टी स्कीम को ड्रॉ करना है, वो भी एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि आप एक लॉ को ला चुके हैं, उसके लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन कर ली है, वो किस तरह होगा। सिर्फ लास्टली जो हम इसको सामने नहीं ला रहे वो है स्टेट बैंक का लॉ। तो जो चीज़ें, जिन सारी चीज़ों के ऊपर पहले PMLN गवर्नमेंट PMLN जो है वो जिसके ऊपर सारी बात कर रही थी, वो सारी चीज़ें उनको खुद करनी पड़ेंगी। और ये बात नहीं है कि वो गलत काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की मजबूरी है और इसमें हमें रहना है। तो ये एक माशी पोजीशन है। अब इसको सियासी तौर पे किस तरह देखा जाएगा वो का सियासी मसला है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शब्बर साहब, अभी टैक्स की शरह को बढ़ाने की बातें हो रही हैं जी, स्कीम का खात्मा किया जाएगा, जो रिलीफ आवाम को दिया गया था। ये टैक्स की शरह जब बढ़ाई जाएगी तो एक आम आदमी इस तमाम तर शराइत से कितना मुतासर होगा और वो टैक्सेस में इजाफा कितना हो सकता है। जिस तरह आपने खुद कहा कि जून तक तो उनको ये करना पड़ेगा कि ये सारा जो पेट्रोल वाला मामला है वो तो बढ़ानी पड़ेगी और फिर इससे ज़ाहिर है महंगाई भी होगी। देखिए, जो टैक्स का रेट बढ़ाने की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि IMF वालों ने कभी रेट की बात की है। वो कुछ सैलरी के बारे में बात है, वो भी इनको वापस देनी है। कोई टैक्स की रेट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। और मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद जून में कोई ऐसा आपको रेट के लिए कहेंगे। बुनियादी मसला जो है वो सब्सिडीज का है कि सब्सिडीज हमारे सिस्टम में आ चुकी हैं, बिजली के अंदर, पेट्रोल के अंदर, और ये सब्सिडीज हमें खत्म करनी है। और ये सब्सिडी जो है वो उनकी जो बुनियादी दो इशू है उसके अंदर, एक तो आवाम को उसकी आदत नहीं है और दूसरा परसेप्शन बड़ा तेजी से खराब होता है, क्योंकि आवाम ये समझती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी
तो वो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट कोई ज़्यादती कर रही है। और पाकिस्तानी कौम बहुत अरसे से पेट्रोल एनर्जी को इंटरनेशनल मार्केट पे लेने के लिए आदी नहीं है। तो जब ये बोझ उन पर पड़ेगा तो वो एक उनके लिए ज़रा परेशानी की बात होगी और महंगाई का लेवल बढ़ेगा। महंगाई की दूसरी वजह जो आने वाली है वो ये है, क्योंकि अगर आप देखें डिस्काउंट रेट 12 पे चला गया है और ये 12 से भी आगे जाने के चांसेस हैं। तो ये जो सेंट्रल बैंक ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास इन्फ्लेशनरी प्रेशर हैं और वो कट डाउन कर रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम पहले करते रहे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें कोई आपको महंगाई या कोई जो पब्लिक का जो रोज़ाना की चीज़ों की महंगाई है वो तो नई आने वाली गवर्नमेंट कोई भी बुनियादी रिलीफ आवाम को देने की पोजीशन में नहीं है। वो कुछ भी करते हैं वो दे नहीं सकते बेसिकली। अच्छा, आपने कहा कि दे नहीं सकते। अच्छा, हम बात करेंगे कि जो पिछली हुकूमत थी, जो उसका IMF के साथ ट्रैक रिकॉर्ड था, क्या वो भी असरअंदाज होगा आज की हुकूमत की जो पॉलिसीज़ होंगी, जो IMF के साथ मामलात होंगे? क्योंकि हमने देखा था कि 2019 में जब मुआहदा किया गया था $6 अरब का, और उसके बाद फिर एक हम लेकर आए थे स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो सारी चीज़ें, फिर सब्सिडी देना, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड था, कि वो आज की सूरत हाल पर असरअंदाज होगा आपके ख्याल में? देखिए ना, मैंने आपको पहले शुरू में कहा ना कि ये दो चीज़ें हैं, पाकिस्तान का IMF के प्रोग्राम में जाना, उसकी कंप्लायंस करना और फिर उसके ऊपर सियासत करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बस बुजुर्ग ये है कि पहले हम इसके ऊपर सियासत नहीं कर सकते, ना इमरान खान को करनी चाहिए ना PMLN को करनी चाहिए, जो पहले वो करती थी। मसला ये है कि पहले हम ये डिसाइड कर लें कि हमें IMF प्रोग्राम में जाना है, अच्छा लगे या बुरा लगे, मजबूरी है, तो फिर उस पर उसके जो असरात आते हैं या उसकी जो चीज़ें रिजल्ट आते हैं उसके बेस पे जो सियासत आप करते हैं वो आपके खिलाफ चली जाती है। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट को अंदाजा था कि उनकी पोजीशन खराब है तो उन्होंने पॉपुलर मेजर ले लिए थे। अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो सारी पूरे टाइम इस बात पे लगी रही है कि ये लोग IMF के हाथों बिक गए थे। अब ये जो अगले वाले हैं ये उससे आगे ज़्यादा बिकने वाले हैं। तो सवाल ये कि इनकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो डाउट पे चली गई है। बाकी कोई मसला नहीं है, ये सब कुछ तो होना है और ये होना चाहिए, मेरा व्यू तो ये है। मगर अब क्योंकि आप सारा इमेज ये लेकर आए थे कि हम तो पिछले वाले बिक गए थे, हम नहीं बिक रहे, तो अब ये साबित नहीं कर सकेंगे ना, ये मजबूरी है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ना पिछले वाले बिके हैं ना ये वाले बिके हैं, ये मजबूरी है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान को करना है, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मजबूरी है, लेकिन वो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल सिनेरियो तो बनाया जाता है मईशत को लेकर भी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये कह रही है कि हम वो रिलीफ देंगे जो पिछली हुकूमत नहीं दे सकी, हम ऐसी डील बनाएंगे, हम ऐसी शराइत को नरम करवाएंगे जो पहले हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं करवा सकी। फिर वो ये भी एक नैरेटिव अपनाते हैं कि क्योंकि ताख़ीर बहुत की गई ये समझने में कि जी हमें IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना है कि नहीं जाना, ताख़ीर से जाना, ताख़ीर से मुआहिदा करना, फिर कड़ी शराइत पर करना, ये वो बहुत सारी कमज़ोरियाँ तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में थी। सर, आप क्योंकि खुद उस हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, आपने बड़े मामलात देखे, तो क्या वाकई ये वो मामला था जिससे एक नुकसान पहुंचा कि हम देर से गए IMF के पास? क्योंकि हमें जाना था, अभी आपने खुद कहा कि ये तो मजबूरी है, चाहे पिछली हुकूमत हो चाहे आज की हुकूमत हो। तो ये गलती थी तहरीक इंसाफ की कि वो देर से गए IMF के पास और कड़ी शराइत मानी उन्होंने IMF की? देखिए, बात ये कि देर से गए थे वो किसकी वजह से गए थे? 30 जून 18 तो PMLN की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी ना। तो इमरान खान की गवर्नमेंट जो जाती की अपने साथ जाती की कि उन्होंने ये नहीं देखा कि 30 जून 18 को गवर्नमेंट की हालात कितने ख़राब थे और वो अपनी एक फ्लेयर में आ गए कि हम पाकिस्तान चला लेंगे। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की बैलेंस शीट उड़ चुकी है, तो उन्होंने आगे 10 महीने डिले किया, वो गलती थी। मगर आज जो असरात आप देख रहे हैं वो डिले की वजह से नहीं है। बुनियादी बात जो हम रियलाइज नहीं करते और हम पब्लिकली कहना नहीं चाहते वो ये कि पाकिस्तान की मईशत ना उस वक्त अच्छी थी, ना PTI में अच्छी है, ना आज अच्छी है। अच्छा, मईशत चलने के काबिल नहीं है, ये एक कैंसर के मर्ज से गुजर रही है। आप इसको डिस्प्रिन लगा लेते हैं, कभी IMF की कभी किसी की, ये मईशत इस तौर पे नहीं चल सकती। आपको बुनियादी खतोखाल सही करने पड़ेंगे। जो हमारे पास किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है और पब्लिक की सपोर्ट नहीं है, तो पाकिस्तान में ये जो वो आगे उसने बहुत अच्छा कर दिया, मैंने ये कर दिया, IMF की गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इमरान खान जेल में चले गए, मैं वापस चला गया, ये सब बेकार की बातें हैं। शब्बर साहब, ये कैंसर शुदा मईशत का जो आने वाला बजट है सर जून में,
आखिरी सवाल, वो कैसा होगा मुमकिन तौर पर? देखिए, कैंसर का मरीज होता है ना, बाद में बच भी जाता है। हाँ। अगर उसको रेडियोलॉजी दी जाए ना, केमोथेरेपी दी जाए, तो मरीज सही भी हो जाता है। मगर ये एस्पिरिन डिस्पिरिन की कहानियों से नहीं चलेगा। सर कीमोथेरेपी क्या है? सर कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी ये है कि पाकिस्तान में आपको कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो पाकिस्तान में आपने पास में नहीं की। फॉर एग्जांपल, आपको शायद कुछ प्रोडक्ट के अंदर इंपोर्ट लाइसेंस रिजीम लाना पड़े और आपको ये फैसला करना पड़े कि आप इंपोर्ट का जो बिल है पाकिस्तान का, वो बिला वजह नहीं बढ़ाएंगे और इकोनॉमी को इंपोर्ट की बुनियाद पे खड़ा नहीं करेंगे। आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी को लोकल इंडस्ट्री की बुनियाद पे खड़ा करना पड़ेगा। दूसरा, आपको पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। तीसरी, आपको पाकिस्तान में जो एसेट्स लोगों के पास हैं और जो लोगों के जो अनडॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी है और जो आपने डॉलर के ऊपर कर्व लगाया हुआ है, इन चीज़ों को फॉर्मलाइज करना पड़ेगा और लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अब आपके पास वो जो अयाशी थी वो खत्म हो चुकी है। मतलब जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान में आपको अपनी चादर देख के पैर फैलाना है। ये जो पाकिस्तानी कौम के पास अयाशी लगी हुई है ना, ये नहीं होगी बेसिकली। और इसमें आपको कुछ चीजें सिंबॉलिक होंगी और कुछ चीजें एक्चुअल होंगी। सिंबॉलिक का मतलब ये है कि आपको सिंबॉलिकली ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है तो गरीबों की तरह रहना पड़ेगा। सही है। ये गाड़ियां जो इम्पोर्ट करते हैं हैवी बड़ी बड़ी, ये नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब। अब देखना ये होगा कि जाहिर है ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है इस नई हुकूमत के लिए, जो अददी तौर पर भी कम है, जिनके पास टाइम फ्रेम का भी कुछ मालूम नहीं है कि वो कब तक हैं। तो ये अभी जो जून में लेकर आना है बजट, वो कैसा लेकर आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आखिर में बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि ज़ाहिर ईद का रोज़ है, ईद ख़त्म हो रही है, लेकिन आप अपनी इस खुशियों के मौके पर उन लोगों को ना भूलें जो इन खुशियों को मनाने की अहलियत नहीं रखते हैं। तो लोगों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिए और अपनी मोहब्बतों में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि खुशियाँ और मोहब्बतें बांटने से मज़ीद बढ़ती हैं। इसी पैगाम के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद अपने रेगुलर शोज़ में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।